पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव है पहलगाम हमले के बाद, उसके बाद मोदी सरकार के जातीय जनगणना के फैसले को आप कैसे देखते हैं? भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए। लोगों को ये लगने लगा था, पूरी देश की जनता को भी ये लग रहा था कि ये कैबिनेट बैठक हुई है, पाकिस्तान के ऊपर किसी कड़ी कार्रवाई का निर्णय सामने आया। लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की जगह अपने विपक्षी दल पर ही पॉलिटिकल स्ट्राइक कर दी। राहुल गांधी और जो अन्य विपक्षी पार्टी हैं, आपको नहीं लगता इस जातीय जनगणना का फायदा उतना उठा पाएंगे? विपक्षी दलों में ये होड़ लगी कि अपना श्रेय ले लो, कि जाति जनगणना की बात हमने की, जाति जनगणना की बात हमने की। मज़ेदार बात ये है कि बिहार में इसकी सबसे ज़्यादा वो रही, चर्चा रही। बिहार में तो नीतीश बाबू के जदयू ने बाकायदे पोस्टर जारी कर दिया कि नीतीश ने अब दिखाया, अब देश ने अपनाया, मोदी को धन्यवाद, बिहार से लेकर भारत तक जाति जनगणना, ये एक पूरा पोस्टर जारी किया। सर, ये नहीं लगता कि जाति का जो जनगणना है इसका भी वश कहीं हश्र वैसा ही ना हो जाए, महिला आरक्षण जैसा, या फिर ये अंजाम तक पहुंचेगा? आपको ऐसा लगता है? जो वो जाति जनगणना के बारे में पूछ रहे कि भैया समय बताइए, तो यहाँ पर जब 2023 में ये विधेयक पारित हुआ तो सत्ता पक्ष यानी भाजपा ने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये लागू तब होगा जब जनसंख्या के आंकड़े आ जाएंगे और परिसीमन हो जाएगा। अब देखिए, जनसंख्या के आंकड़े और परिसीमन, अभी तो जनसंख्या का पता ही नहीं है कि जनगणना कब होगी। भाई 2021 में जो कोरोना काल आया उस समय से जनगणना बंद है। सर, इस जातीय जनगणना को लेकर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक जो धारणा बनी हुई या सामाजिक न्याय की दिशा में इससे मजबूती मिलेगी, या फिर कहीं ना कहीं इस जातीय जनगणना से जो जातीय युग उसकी शुरुआत हो जाए? हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल सामाजिक न्याय की बात हो। निश्चित रूप से जिनकी जनसंख्या कम होगी उनका आरक्षण भी कम होगा, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उनको आरक्षण ज़्यादा मिल सकता है। और बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक चली आ रही हैं 1931 के बाद से जाति जनगणना के आधार पर, उनमें बहुत सारे बदलाव होंगे। निश्चित रूप से जिन क्षेत्रीय दलों के अपने वोट बैंक हैं, जातियों के अपने वोट बैंक हैं, वो उनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो ऐसा मान निश्चित रूप से ये रहेगा कि ये जाति जनगणना एक नई राजनीतिक राजनीतिक उस पे जाएगी, मोर्चेबंदी में जाएगी। देश की सियासत एक नए मोड़ पर है, सीमा पर तनाव भी अपने चरम पर है, लेकिन इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर अहम फैसला किया है। इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इस वक्त ही क्यों यह फैसला लिया गया? क्या यह सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है या फिर सोची समझी रणनीति का हिस्सा? नमस्कार, मैं विक्रम और आप देखना शुरू कर चुके हैं संदेशवाहक के खास प्रोग्राम संवाद को, जहां हमारे साथ जुड़े हैं संदेशवाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह रहेगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव है पहलगाम हमले के बाद, उसके बाद मोदी सरकार के जातीय जनगणना के फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए अमित जी, जिस समय कैबिनेट बैठक हो रही थी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए। लोगों को ये लगने लगा था, पूरी देश की जनता को भी ये लग रहा था कि ये कैबिनेट बैठक हुई है, पाकिस्तान के ऊपर किसी कड़ी कार्रवाई का निर्णय सामने आया। लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की जगह अपने विपक्षी दल पर ही पॉलिटिकल स्ट्राइक कर दी, जाति जनगणना के जरिए। तो ये एक ऐसा वातावरण क्रिएट हुआ कि लोगों के दिमाग में यह आया कि भाई इस समय जाति की जनगणना का मामला क्यों उठाया मोदी ने। उसके पीछे कई कारण, मोदी सरकार हो या भाजपा का संगठनात्मक ढांचा हो
या आरएसएस की विचारधारा हो, ये हमेशा कई मोर्चों पर लड़ने के आदी। ये सियासत को अपनी जगह रखते हैं, विदेश नीति को अपनी जगह रखते हैं, क्षेत्रीय राजनीति को अपनी जगह रखते हैं। तो ये जाति जनगणना उनके लिए आश्चर्यजनक नहीं है, जो भाजपा के संगठन को जानता है, भाजपा की तरीकों को जानता है, उनके लिए ये आश्चर्यजनक नहीं था। विपक्ष के लिए जरूर आश्चर्यजनक था। और इसके जरिए मोदी सरकार ने कायदे से अगर देखा जाए तो विपक्ष के जो राजनीतिक हथियार था उसको ही अपनी तरफ खींच लिया। क्योंकि जाति जनगणना की बात उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक चल रही थी। बिहार में कराई, बिहार में अभी चुनाव भी होना है। उसके अलावा इस जाति जनगणना को जो कभी क्षेत्रीय दलों का, विशेषकर सपा, बसपा, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, आरजेडी, नीतीश की जदयू, इनका जो मसला था, इनका जो नारा था जाति जनगणना का, उसको इन्होंने खींच लिया अपनी तरफ, कांग्रेस। और कांग्रेस में विशेषकर राहुल गांधी ने इसका बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार किया और कहा कि हम अगर आते हैं तो जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी देंगे। ये नारा सपा, बसपा और अन्य दलों का था, क्षेत्रीय दलों का था। ये अब इनको लगा 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें भाजपा को इस मामले में झटका लगा। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका लगा और पीडीए के नाम पर गोलबंद हुई ओबीसी, अति पिछड़ी जातियां, और उसका फायदा कांग्रेस को भी मिला और समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन को भी मिला। इसका फायदा आप वहां भी देखिए, महाराष्ट्र में भी मिला इनको, इसका फायदा इन्हें हरियाणा में भी मिला। तो इसको देख करके इनको लगा कि अब जाति जनगणना को हम बहुत पीछे ढकेल नहीं सकते हैं। और ये एक मुद्दा ऐसा था जिसको लेकर के इन्होंने कहा कि ठीक है, हम पूरे देश में ही जाति जनगणना कराएंगे, इसका ऐलान कर दिया है। हालांकि नीतीश बाबू की जब सरकार थी महागठबंधन की, लालू प्रसाद के साथ, तो वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जाति जनगणना कराई और उसको विधानसभा में पेश भी किया और लागू भी कर दिया। हालांकि वो आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तो वो चीजें चली नहीं। उस समय भी भाजपा समर्थन कर रही थी, ऐसा नहीं है कि वो समर्थन नहीं कर रही थी, जाति जनगणना का समर्थन किया था। जाहिर सी बात है कि चुनाव होने हैं, इसमें आपके बिहार में, अगले साल बंगाल में होंगे, तमिलनाडु में होंगे, तो वहां भी ये भुनाएंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश ये चीजें करेंगे। एक तो चीज ये हो गई कि ऐसे समय में पॉलिटिकल स्ट्राइक क्यों की गई, जाति जनगणना का मुद्दा उठा करके या ऐलान करके भाजपा ने श्रेय सब अपनी तरफ ले लिया। निश्चित रूप से ये उसे भुनाएंगे। सर, आपको ऐसा नहीं लगता, जैसे मैं जोड़ना चाहूंगा दूसरा प्रश्न, राहुल गांधी और जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, आपको नहीं लगता इस जातीय जनगणना का फायदा उतना उठा पाएंगी जिस तरीके से भाजपा ने कदम उठा दिया पहले? देखिए, ये आप मान के चलिए कि जैसे ही मोदी कैबिनेट ने ये ऐलान किया कि हम जाति जनगणना कराएंगे, वैसे ही विपक्षी दलों में ये होड़ लगी कि अपना श्रेय लेने का, कि जाति जनगणना की बात हमने की, जाति जनगणना की बात हमने की। मजेदार बात ये है कि बिहार में इसकी सबसे ज्यादा वो रही, चर्चा रही। बिहार में तो नीतीश बाबू की जदयू ने बाकायदे पोस्टर जारी कर दिया कि नीतीश ने अब दिखाया, अब देश ने अपनाया, मोदी को धन्यवाद।
बिहार से लेकर भारत तक जाति जनगणना, ये एक पूरा पोस्टर जारी किया। राहुल गांधी उधर दबाव बता रहे हैं, हाँ। दबाव बनाया, फैसला मिल गया। राहुल गांधी दबाव की बात तो कर ही रहे थे, लेकिन वहां पर बिहार में जो चीजें उभरी वो देखिए। तो एक तो ये हुआ, दूसरे ये राजद के लोगों ने विशेषकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने अपना अलग पोस्टर जारी कर दिया कि झुकने वाला चाहिए, हाँ। झुकाने वाला चाहिए। तो ये इस तरीके से उन्होंने लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को ये दे दिया, श्रेय दिया। कांग्रेस एक कदम वहां आगे निकल गई, बाकायदे दुग्धाभिषेक करा दिया राहुल गांधी का। और मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया कि हम जाति अभियान चलाएंगे मध्य प्रदेश में। तो खैर बिहार में चुनाव होना है, वहां क्यों चलाएंगे? तो इसके पीछे केवल भाजपा को घेरने की रणनीति रही ये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी हो या विपक्ष हो, इसका फायदा अपनी पार्टियों को दिला पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका लिटमस टेस्ट बिहार चुनाव में दिख जाएगा कि इन्हें फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी को क्षेत्रीय दलों से निपटना पड़ेगा अगर इनको फायदा चाहिए तो। क्यों? क्योंकि जदयू वहां अलग बात कर रही है कि अपना श्रेय ले रही है, और नीतीश तो इस मामले में आगे हो गए हैं क्योंकि उन्होंने कराया भी था। दूसरे राजद, लालू प्रसाद की पार्टी, वो अपना श्रेय लेना चाह रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी अपना श्रेय लेना चाह रही है। तो ये सारे के सारे लोगों से राहुल गांधी को अब सुपीरियर सिद्ध करना पड़ेगा अपनी पार्टी को कि नहीं, ये काम उनके दबाव में हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार होती है उसने अगर फैसला लिया तो श्रेय उसको जाता है। तो ऐसी स्थिति में राहुल के सामने हो, चाहे विपक्ष के अखिलेश यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, मायावती हो, इन सब लोगों के सामने ये बड़ा सवाल है कि वो इसको भुना पाएंगे या नहीं। जहां तक मेरा मानना है वो अब भुनाने की स्थिति में नहीं रह गए। सर, ये नहीं लगता कि जाति का जो जनगणना है इसका भी वश कहीं हश्र वैसा ही ना हो जाए, महिला आरक्षण जैसा, या फिर ये अंजाम तक पहुंचेगा? आपको ऐसा लगता है? देखिए अमित जी, कांग्रेस ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि मोदी ने हेडलाइन दे दी, डेडलाइन नहीं दी। इसी में इसका राज छिपा हुआ है। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया। ये तय किया गया कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। लेकिन कब? सवाल तो ये था कि कब दिया जाएगा। ये सवाल कांग्रेस तब भी पूछ रही थी और आज भी पूछेगी, जो वो जाति जनगणना के बारे में पूछ रही है कि भैया समय बताइए। तो यहाँ पर जब 2023 में ये विधेयक पारित हुआ तो सत्ता पक्ष यानी भाजपा ने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये लागू तब होगा जब जनसंख्या के आंकड़े आ जाएंगे और परिसीमन हो जाएगा। अब देखिए, जनसंख्या के आंकड़े और परिसीमन, अभी तो जनसंख्या का पता ही नहीं है कि जनगणना कब होगी। भाई 2021 में जो कोरोना काल आया उस समय से जनगणना बंद है, अभी तक नहीं हो पाई है। तो उम्मीद अभी उसकी हम कैसे कर लें कि बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरी बात, ये 2 समय में जाति जनगणना करा सकती है भाजपा सरकार। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले करा सकती है, या फिर 2029 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले करा सकती है। यानी रिजल्ट आते आते बहुत देर होगी। दूसरी बात, इसकी पुष्टि कैसे कि ऐसा क्यों हो रहा है? 2002 में परिसीमन हुआ था और लागू किया गया 2008 में, यानी 6 साल बाद। तो जनसंख्या के आंकड़े आएंगे, अगर 26 में कराते हैं तो 28 तक आने की उम्मीद बनती है, और फिर उसके बाद परिसीमन होगा, फिर उसके बाद लागू होगा। यानी फिलहाल दूर दूर तक ये चीजें स्पष्ट नहीं दिख रही हैं
कि जैसे महिला आरक्षण विधेयक का मामला लटका पड़ा हुआ है, वैसे ही जनसंख्या, जाति जनसंख्या या जाति जनगणना का और जनसंख्या जनगणना का, दोनों का मामला फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर, इस जातीय जनगणना को लेकर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक जो ढांढा बनी हुई है, सामाजिक न्याय की दिशा में इससे मजबूती मिलेगी, या फिर कहीं ना कहीं इस जातीय जनगणना से जो जातीय युग है उसकी शुरुआत हो जाएगी? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता के पहले, जब हमें स्वतंत्रता मिली उसके बहुत पहले 1872 में पहली बार विधिवत जनगणना शुरू की गई और इसको शुरू किया था WC फ्लोडेन ने। वो उसके आयुक्त भी थे। उसी समय जातियों की गणना की गई। उसी समय ये शुरू हुआ कि सामाजिक आर्थिक इनकी स्थिति क्या है। शैक्षणिक, जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता की बात थी तो उसमें केवल एक वो होता था प्रश्न कि आप अंगूठा लगाते हैं या हस्ताक्षर कर लेते हैं, या उसी के आधार पर आपकी साक्षरता निर्धारित की जाती। 1909 में जब फिर जनगणना हुई, विधिवत तो ये हुई और उसके बाद चलती रही। 1901 में जब जनगणना हुई तो उस समय 1600 से अधिक जातियां इंगित की गई। 1600 से अधिक, ये 1642 के आसपास थी देश भर में कुल जातियां, पूरे देश की बात बता रहा हूं। अब यही जातियां 1931 तक आते आते 4000 के ऊपर हो गई। 4146 जातियों की गणना की गई। तो इतनी जातियां बढ़ी। अब बात आती है कि इस जो जाति जनगणना 1931 के बाद से जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में आजादी के बाद, हाँ, तो ये स्पष्ट कर दिया नेहरू सरकार ने कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, जनगणना होती रहेगी। हालांकि 2011 में जाति जनगणना की कोशिश की गई UPA 2 सरकार में, लेकिन उसके रिजल्ट और उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। अब इनका ये था कि अब जाति जनगणना की बात फिर हो रही है और केंद्र सरकार ने स्वीकार भी कर ली है। तो सामाजिक न्याय की जहां तक बात है, जाति जनगणना का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो लोग आरक्षण से वंचित हैं, जो सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं से वंचित हैं, कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं, उन तक पहुंचा जाए। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि अंतिम हाशिए पर, समाज के हाशिए पे खड़ा अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, अपनी कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाए। लेकिन ये जो जाति जनगणना का मामला है, ये वहां जाके नहीं रुकने वाला है। कारण 1980 में मंडल कमीशन की स्थापना की गई, BP मंडल के नेतृत्व में। मंडल कमीशन ने ये रिपोर्ट दी कि OBC जाति को, OBC को 27% आरक्षण दिया जाए। 1990 तक ये मामला रुका रहा। BP सिंह की सरकार जब जनता दल की बनी तो उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दिया। यहीं से OBC सियासत में राजनीतिक, मतलब एक वोट बैंक के रूप में डेवलप हुआ। तो हम ये कहना मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल सामाजिक न्याय की बात होगी। निश्चित रूप से जिनकी जनसंख्या कम होगी उनका आरक्षण भी कम होगा, जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी उनको आरक्षण ज्यादा मिल सकता है। और बहुत सारी चीजें जो अभी तक चली आ रही हैं 1931 के बाद से जाति जनगणना के आधार पर, उनमें बहुत सारे बदलाव होंगे। निश्चित रूप से जिन क्षेत्रीय दलों के अपने वोट बैंक हैं, जातियों के अपने वोट बैंक हैं, वो उनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो ऐसा मान निश्चित रूप से ये रहेगा कि एक
ये जाति जनगणना एक नई राजनीतिक राजनीतिक उस पे जाएगी, मोर्चेबंदी में जाएगी, ये शुरू करेंगे। क्योंकि इनको तो ये लग रहा है कि अभी तो ये बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जैसे ही आंकड़े आएंगे वैसे ये चीजें होंगी। और जाति जनगणना से इसी चीज को कुंद किया है मोदी सरकार ने, क्योंकि अब आप ना आरक्षण की बात कर सकते हो, ना संविधान की बात कर सकते हो, ना ओबीसी की बात कर सकते हो कि ओबीसी का वो किया गया। तो आप ये मान के चलिए कि ये सामाजिक न्याय कम, जाति की नई राजनीतिक सियासत निश्चित रूप से शुरू होगी इस देश में। अंतिम प्रश्न, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, 27वें विधानसभा चुनाव होने हैं, 2 साल का वक्त बाकी। आपको नहीं लगता कि ये जातीय जनगणना जो है इसका उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, या कितना प्रभाव पड़ सकता है आपके हिसाब से? देखिए अमित जी, यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 का जो हुआ, उसमें अखिलेश यानी सपा सबसे ज्यादा उत्साहित। उसे लग रहा है कि पीडीए सफल रहा, ओबीसी जातियां हमारे पक्ष में आ रही हैं। इसके पहले का अगर हम थोड़ा सा इतिहास देखें तो ओबीसी जातियों को गोलबंद करने में सबसे ज्यादा सफल भाजपा रही। अति पिछड़ी जातियां ज्यादा उसके गोलबंदी में आई और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम भी किए। उन्होंने ओबीसी जो कमीशन था उसको संवैधानिक दर्जा तक दिया। खुद मोदी अपनी सभाओं में अपने को पिछड़ा बताते हैं। ओबीसी यही नहीं, ओबीसी की राजनीति यूपी में भाजपा ने कल्याण सिंह और मध्य प्रदेश में उमा भारती को मुख्यमंत्री बना के शुरू की। तो ये चीजें यहाँ की क्षेत्रीय, विशेषकर कल्याण सिंह के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में ओबीसी जातियां धीरे धीरे भाजपा की तरफ लामबंद होती चली गई और ये चीजें चलती रही 2024 के पहले तक। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अब इनको लगा, भाजपा को, कि स्थितियां हमारे विपरीत हो सकती हैं और राहुल गांधी लगातार ओबीसी की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सपा भी इस पे चल रही है उसी रास्ते पे, तो क्यों ना इस हथियार को ही इनसे छीन लिया। राइट से बात। तो इस सियासी हथियार को छीनने से भाजपा को 2 फायदे होंगे। पहला कि अब ना तो कांग्रेस और ना ही समाजवादी पार्टी और ना ही बसपा जाति जनगणना की बात करके ये प्रचार नहीं कर सकती कि भाजपा ओबीसी की विरोधी। दूसरा, अब वो ये भी मुद्दा नहीं उठा सकते कि आरक्षण और संविधान खतरे में। यानी जाति जनगणना के आधार पर इन्होंने ये काम किए भाजपा ने, जिसका असर यूपी में पड़ेगा, विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से पड़ेगा। दूसरी बात, कांग्रेस के राहुल गांधी शुभम द्विवेदी के यहाँ पहुंचते हैं। अब देखिए बड़ा दिलचस्प मामला है, इधर राहुल गांधी शुभम द्विवेदी के यहाँ पहुंचते हैं और उधर जाति जनगणना घोषित कर दी जाती है कि हम कराएंगे। भाजपा को ऊपर से सामने नहीं है, लेकिन आप इसको देखिए, राहुल गांधी ने ये चैलेंज किसको किया? भाजपा को नहीं किया था शुभम द्विवेदी के यहाँ जाकर के, ये चैलेंज किया था सपा को, क्योंकि सपा प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदे कहा था कि शुभम द्विवेदी हमारा कोई संबंध नहीं, और ये गए नहीं थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है ऐसन्या, उन्होंने पहली बार ये बात कही कि हमारा मजहब पूछ करके हमें गोली मारी गई, हमारे पति को गोली मारी गई। तो जो मुस्लिम समर्थक मतलब वोट बैंक जिनका है, विशेषकर अखिलेश यादव का, तो उन्होंने इनसे दूरी बना ली। कांग्रेस भाजपा बार बार राहुल गांधी पे सवाल उठा रही थी कि ये शुभम द्विवेदी के यहाँ नहीं गए, तो ये शुभम द्विवेदी के यहाँ गए। अब ये मुद्दा आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सवर्णों को अपने पाले में लेने के चक्कर में है कांग्रेस।
तो भाजपा ने ये दांव चला कि भाई, और संदेश भी दिया, सवर्णों को भी संदेश दिया और राहुल गांधी को भी संदेश दिया कि अगर आप उधर गए तो हम बहुजन समाज को अपनी तरफ ले जाएंगे, और सवर्णों को यह संदेश दिया कि आप अल्पसंख्यक हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये जो राजनीति है, इस राजनीति से यूपी प्रभावित होगी, विधानसभा चुनाव प्रभावित होगा। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के अंदर से भी जो इनके सहयोगी दल हैं, विशेषकर अपना दल, अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी, ओपी राजभर के सुभाष पा, और इवन केशव मौर्य, जो आपके डिप्टी सीएम है इस समय, वो कहते हैं कि भाई हम मना नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम समर्थन करते हैं, उन्होंने कहा कि हमको दिक्कत नहीं है जाति जनगणना से। तो इन सारी चीजों को देखते हुए और 2024 के रिजल्ट को देखते हुए भाजपा ने ये दांव चला कि यूपी और बिहार में जो जाति जनगणना और जाति की राजनीति अधिक होती है, उसमें कहीं ये सहयोगी दल हमसे छिटक न जाएं जाति जनगणना के नाम पर, तो उन्हें जोड़े रखने के लिए एक दांव ये चला और इनकी पीडीए के दांव को खारिज कर दिया। भले आज अखिलेश बहुत खुश हो रहे हो कि हमारे दबाव में आकर के ऐसा हुआ, कांग्रेस खुश हो रही हो, लालू यादव खुश हो रहे हो, लेकिन अंदर खाने स्थिति इनकी ये है कि ये परेशान है कि अब नया मुद्दा क्या लाया जाए। जाहिर सी बात है। तो स्थितियां इस लेवल पे हैं कि यूपी में और बिहार में जहां जातिवाद की राजनीति सबसे ज्यादा होती है, चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वहां निश्चित रूप से इसका 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा। और ये इसका लिटमस टेस्ट जो है वो बिहार में दिख जाएगा। यानी कुल जमा बात इतनी सी है कि जातीय जनगणना का असर उत्तर प्रदेश समेत बिहार के विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। और इसकी खास वजह यह है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति के इर्द गिर्द ही सियासत घूमती है।